हाय, हमारा लेसन चल रहा है ऊष्मागतिक निकाय थर्मोडायनामिक्स बॉडी। थर्मोडायनामिक्स बॉडी में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। इस वीडियो में हम मुख्यतः पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम, और अगर समय रहा तो दूसरा देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष प्रक्रम। तो आइए शुरू करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहे, यानी पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर हमारा, ताप हमारा स्थिर रहता है। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर स्थिर रहता है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रम को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में ताप स्थिर रहने का मतलब ये है कि प्रोसेस के दौरान ऊष्मागतिक निकाय में किसी प्रकार का ताप परिवर्तन नहीं होता। थर्मोडायनामिक्स बॉडी के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी डेल्टा टी हमेशा 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि ताप स्थिर रहता, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिक निकाय के ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। हम ये भी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये केवल और केवल निर्भर होता है ताप परिवर्तन पर। अगर ताप परिवर्तन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि या कमी, यानी आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। समतापीय प्रक्रम में एक ऐसा प्रक्रम कि पूरे प्रोसेस के दौरान बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रहे। बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रहे, इसका मतलब यह है कि बॉडी के ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल्टा टी इक्वल टू 0। हम ये भी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन होता है, यह पूरी तरीके से ताप परिवर्तन पर निर्भर होता है। चूंकि ताप परिवर्तन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मागतिक निकाय के आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल्टा यू इक्वल टू 0। ऊष्मागतिक निकाय का प्रथम नियम है कि किसी भी बॉडी को दी गई ऊष्मा, किसी भी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर होता है उस बॉडी द्वारा किए गए कार्य के प्लस उस बॉडी के आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन के। यह है ऊष्मागतिक निकाय का प्रथम नियम। समतापीय प्रक्रम में डेल्टा यू का वैल्यू 0, डेल्टा यू का वैल्यू 0, इसका मतलब ये हुआ कि समतापीय प्रक्रम में Q बराबर W, यानी समतापीय प्रक्रम में दी गई ऊष्मा बराबर होता है निकाय द्वारा किए गए कार्य के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोसेस के दौरान ताप हम स्थिर रखें, प्रोसेस के दौरान ताप अगर हम स्थिर रखें, उस स्थिति में बॉडी को जो हम ऊष्मा देते हैं, पूरा का पूरा ऊष्मा व्यय होता है,
बॉडी द्वारा कार्य करने में। समतापीय प्रोसेस में W बराबर Q, समतापीय प्रोसेस में W बराबर Q, यानी जितना उष्मा दिया गया पूरा का पूरा उष्मा व्यय हुआ बॉडी द्वारा कार्य करने में। तो ये है हमारा समतापीय प्रोसेस। समतापीय प्रोसेस में क्या है? समतापीय प्रोसेस के में हमें याद रखना है कि इस प्रोसेस में बॉडी के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और क्या हमें मिलता है? साथ ही साथ हमें मिलता है कि समतापीय प्रोसेस में बॉडी के आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। साथ ही साथ हमें यहाँ क्या मिला? हमें यहाँ मिला Q बराबर W, यानी बॉडी को दी गई उष्मा, कुल दी गई उष्मा बराबर होता है बॉडी द्वारा किए गए कार्य के। समतापीय प्रोसेस, अगर हम ये चाहें कि कोई उष्मागतिक निकाय है, कोई थर्मोडायनामिक्स बॉडी है, उसमें उस बॉडी द्वारा जो प्रोसेस है वो समतापीय प्रोसेस हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो हमें थर्मोडायनामिक्स का जो बॉडी होगा, ये बॉडी हमें पूरी तरीके से चालक पदार्थ का बना होना चाहिए। यानी अगर हम चाहते हैं कि समतापीय प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पहली शर्त ये है कि ये जो बॉडी है, इसका उष्मागतिक निकाय का जो बॉडी है ये चालक पदार्थ का बना हो, ताकि आसानी से उष्मा प्रवेश से बॉडी में आ सके और बॉडी से प्रवेश में जा सके। यानी आवश्यकता पड़ने पर उष्मा बाहर से अंदर आ सके और अंदर से बाहर जा सके। ऐसा तभी संभव है जब बॉडी जो उष्मागतिक निकाय है उसका बॉडी चालक पदार्थ का बना हो। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त यह है कि इस प्रोसेस की स्पीड बहुत धीरे होनी चाहिए। प्रोसेस की स्पीड बहुत धीरे होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस जो है समतापीय प्रोसेस हो, तो समतापीय प्रोसेस के लिए प्रोसेस की जो स्पीड रखनी पड़ेगी हमें, वो बहुत धीमे रखनी पड़ेगी। बहुत धीमे क्यों रखनी पड़ेगी? बहुत धीमे इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि हम जानते हैं कि ये बॉडी अगर कार्य करेगा तो अगर ये बॉडी वर्क करेगा यानी एनर्जी व्यय करेगा। एनर्जी ये कहां से व्यय करेगा? इसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी वो व्यय करेगा। जब एनर्जी व्यय करेगा तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी यानी इसके टेम्परेचर में कमी होगी, यानी ताप में परिवर्तन होगा। यानी ताप में अगर इसके परिवर्तन हो रहा हो तो ये प्रोसेस समतापीय नहीं होगा। समतापीय के लिए शर्त ये है कि इसका टेम्परेचर स्थिर रहे। तो इसका टेम्परेचर स्थिर तभी रह पाएगा जब प्रवेश से उष्मा इसके भीतर जाए। क्यों जाए? क्योंकि भाई ये बॉडी जो है ये वर्क कर रहा है, वर्क करने के लिए ये एनर्जी व्यय कर रहा है। तो जब ये एनर्जी व्यय करेगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा। तो इसके टेम्परेचर में जो कमी हो रही है, हम चाहते हैं कि इसके टेम्परेचर में वो कमी ना हो। यानी ये कार्य करके जितना उष्मा खो रहा है, व्यय कर रहा है, उतना उष्मा बाहर से आ जाए। तो बाहर से उष्मा अंदर आने के लिए समय चाहिए। इसीलिए उसी समय के कारण यह प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, ताकि कार्य करने में ये जो ऊर्जा खो रहा है उतनी ऊर्जा बाहर से इसके भीतर आता रहे।
जिससे इसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो और प्रोसेस जो है हमारा समतापीय प्रोसेस हो। तो समतापी प्रोसेस में हमने क्या देखा? समतापी प्रोसेस में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखा। ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये आदर्श गैस के लिए पढ़ रहे हैं, आदर्श गैस के लिए पढ़ रहे हैं, आदर्श गैस के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी गैस जो है आदर्श गैस नहीं है, आइडियल गैस नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है एक काल्पनिक थ्योरी है। तो इस थ्योरी में हमें क्या मिला? इस थ्योरी में हमें ये मिला कि अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस समतापीय हो तो इसके लिए पहली शर्त ये है कि जो बॉडी है, बॉडी वो चालक पदार्थ का बना होना चाहिए। दूसरा, प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। तीसरी बात हम इसमें क्या देखते हैं कि समतापी प्रोसेस में डेल्टा टी इक्वल टू 0, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही साथ हमने क्या देखा? साथ ही साथ हमने देखा कि समतापीय प्रोसेस में ऊष्मागतिक निकाय के लिए Q बराबर W, यानी समतापीय प्रक्रम में किसी भी ऊष्मागतिक निकाय को, किसी भी थर्मोडायनामिक्स बॉडी को हम जो Q देते हैं, जो ऊष्मा देते हैं, वो पूरा का पूरा व्यय होता है उस बॉडी द्वारा किए गए कार्य में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बॉडी को जब हम ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा पूरा का पूरा व्यय हो रहा है कार्य करने में, पूरा का पूरा व्यय हो रहा है कार्य करने में। इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स बॉडी जब वर्क कर रहा है, थर्मोडायनामिक्स बॉडी जब कार्य कर रहा है, ये थर्मोडायनामिक्स बॉडी है, जब ये कार्य कर रहा है तब बाहर से इसके भीतर ऊष्मा जा रहा है, बाहर से यानी परिवेश से एनर्जी जा रहा है इसके भीतर। कब? जब समतापी प्रोसेस हो और ये बॉडी वर्क कर रहा हो, बॉडी द्वारा कार्य किया जा रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बॉडी पर कार्य करेंगे, जब हम बॉडी पर कार्य करेंगे तो ये परिवेश को, सराउंडिंग को एनर्जी देगा। अरे भैया, जब हम इस पे कार्य करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना। तो जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका ताप बढ़ेगा। इसका ताप ना बढ़े ऐसा तभी होगा जब ये बढ़ा हुआ ताप, बढ़ा हुआ ऊष्मा परिवेश को देते। यानी समतापी प्रोसेस में हमें अगली पांचवी बात क्या मिली? पांचवी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला कि समतापी प्रोसेस में जब बॉडी द्वारा कार्य किया जाता है, बॉडी द्वारा कार्य किया जाता है, ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, इसके भीतर जो गैस है उसके द्वारा कार्य किया जाता है, उस दौरान परिवेश से ऊष्मा इसमें जाता है। इसके विपरीत जब इस पर कार्य किया जाता है उस स्थिति में इसके द्वारा ऊष्मा परिवेश को दी जाती है। यानी जब ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो बॉडी बाहर से, परिवेश से ऊष्मा लेती है, यानी ये ऊष्माशोषी प्रोसेस हुआ, ऊष्माशोषी प्रक्रम। और जब बॉडी पर कार्य किया जाता है तो ये परिवेश को एनर्जी देता है, यानी ये प्रोसेस आपका होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं कि समतापीय प्रोसेस में ताप स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है
यानी यहाँ पर वायल का नियम लागू होगा, यानी समतापी प्रोसेस है तो समतापी प्रोसेस में बायल्स लॉ लागू होगा। बायल्स लॉ क्या है? बायल्स लॉ ये है कि यदि ताप स्थिर रहे तब दाब जो होता है, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू नियतांक। यही है वायल का नियम, यानी समतापी प्रोसेस में वायल का नियम लागू होगा। वायल का नियम मतलब पीवी इक्वल टू नियतांक। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। ऊष्मागतिक निकाय में किए गए कार्य की जो हम गणना करते हैं, कार्य की गणना हम करते हैं P dV के समाकलन से। चलिए मान लेते हैं इस दौरान आयतन V1 से V2 हुआ है, तो उस दौरान किया गया जो कार्य है, कार्य की गणना हम इस सूत्र द्वारा करते हैं। इस सूत्र द्वारा हम करते हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं गैस समीकरण के लिए हम जानते हैं, यहाँ लिख रहा, हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखते हैं। गैस समीकरण के लिए हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT, जहाँ P प्रेशर है, V आयतन है, वॉल्यूम है, N मोलों की संख्या है, R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, T टेम्परेचर है। इस सूत्र से हम P का वैल्यू रख सकते हैं P इक्वल टू nRT बाई V। ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो W का मान हमें निकलेगा इंटीग्रल फ्रॉम V1 से V2। P का वैल्यू रख रहे हैं nRT बाई V dV। जैसा कि हम जानते हैं समाकलन हो या अवकलन हो तो अचर राशियों का नहीं होता है। इस सूत्र में मोलों की संख्या स्थिर रहेगा, R जो है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, स्थिर रहेगा। ये प्रोसेस समतापीय प्रोसेस है, यानी T भी स्थिर रहेगा। तो इस सूत्र में nRT नियतांक है तो इनका समाकलन नहीं होगा, तो समाकलन आपका होगा किसका? समाकलन आपका होगा dV बाई V का, dV बाई V का। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो हमें मिलता है nRT, इसका समाकलन हमें मिलता है log बेस E V2 बाई V1। तो समतापीय प्रोसेस में किए गए कार्य की गणना हम इस सूत्र से करेंगे। सूत्र है हमारा nRT log बेस E V2 बाई V1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वायल्स के नियम में PV बराबर नियतांक, या इसी को हम लिख सकते हैं P1, साथ ही साथ इसी को हम लिख सकते हैं बराबर nRT। इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर nRT। तो इसको हम अदर रूप में भी रख सकते हैं। W बराबर हम लिख सकते हैं nRT log आधार E। V2 बाई V1 को हम यहाँ से लिख सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। तो इस सूत्र में V2 बाई V1 की जगह पर हम लिख सकते हैं P1 बाई P2। यानी समतापी प्रोसेस में किए गए कार्य की गणना हम इस सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं या इस सूत्र द्वारा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही सूत्र है, इसका रूप हम और बदल सकते हैं। nRT की जगह पर हम लिख सकते हैं P1 V1 log E P1 बाई P2। कोई जरूरी नहीं P1 V1 ही रखा जाए, हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं P2 V2 log E P1 बाई P2। कुल मिला के देखें तो हमारा मुख्य सूत्र एक ही है, इसको हम कई रूपों में रख सकते हैं। अब हम कौन सा रूप रखेंगे वो तो
ये रखेंगे कि ये यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि दिए गए न्यूमेरिकल में हमें कौन कौन सी राशियां ज्ञात है। तो ये रहा हमारा समतापी प्रोसेस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आइए साथ साथ हम देखते हैं, देख लेते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। ऊष्मागतिक निकाय में रुद्धोष्म एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं? रुद्धोष्म प्रोसेस का मतलब जिस प्रोसेस में बॉडी द्वारा ना उष्मा दी जाए ना उष्मा ली जाए, यानी बॉडी को दी गई उष्मा Q इक्वल टू जीरो। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब ऊष्मागतिक निकाय का जो बॉडी है, ये बॉडी अचालक पदार्थों द्वारा बना हो, यानी ये बॉडी ऐसा होना चाहिए, ऊष्मागतिक निकाय का ये जो बॉडी है, ये बॉडी ऐसा होना चाहिए कि ये उष्मा को ना अंदर से बाहर जाने दे, और ना ही बाहर से उष्मा अंदर आने दे। तो रुद्धोष्म प्रोसेस में बॉडी द्वारा, ऊष्मागतिक निकाय द्वारा ना उष्मा दी जाती है परिवेश को, ना परिवेश से उष्मा ली जाती है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू जीरो अगर है तो ऊष्मागतिक निकाय का प्रथम नियम है Q बराबर W प्लस डेल्टा U। इस सूत्र में अगर इसका वैल्यू जीरो रखें तब हमें क्या मिलता है? तब हमें ये मिलता है W बराबर माइनस डेल्टा U, हमें ये मिलता है। ये सूत्र हमें क्या कह रहा है? ये सूत्र हमसे कह रहा है कि अगर रुद्धोष्म प्रोसेस है, अगर रुद्धोष्म प्रोसेस है और रुद्धोष्म प्रोसेस में ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तब उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। ये माइनस चिन्ह नहीं बता रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो कमी होगा। साथ ही साथ ये हमें ये भी बता रहा है कि यदि रुद्धोष्म प्रोसेस में जो वर्क है वो बॉडी द्वारा ना किया जाए, बॉडी पर किया जाए। अगर हम बॉडी पर करेंगे यानी माइनस W, उस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा। किसके? ऊष्मागतिक निकाय के। यानी रुद्धोष्म प्रोसेस में जब बॉडी द्वारा कार्य किया जाता है तो उसका टेम्परेचर घटता है, यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होता है। आंतरिक ऊर्जा में कमी क्यों होता है? आंतरिक ऊर्जा में कमी इसलिए होता है क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है, कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, उसको उष्मा चाहिए। चूंकि हम बाहर से उसको कोई उष्मा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो अपनी आंतरिक, उसकी जो अपनी इंटरनल एनर्जी है, उस इंटरनल एनर्जी को बे करके कार्य करेगा। फलस्वरूप उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। इसके अपोजिट देखें तो इसके अपोजिट अगर जो वर्क है वो बॉडी पर किया जाए, उस स्थिति में, उस कंडीशन में उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होता है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कि
गाड़ी का टायर, जब गाड़ी का टायर ब्लास्ट होता है, जब गाड़ी का टायर ब्लास्ट होता है उस स्थिति में, यानी कोई टायर जब ब्लास्ट होता है उस स्थिति में ब्लास्ट होने में जो कार्य किया गया है वो टायर के भीतर जो गैस है उसके द्वारा किया गया है। यानी अगर कोई टायर फट रहा है तो टायर के फटने पर जो वर्क हुआ है वो बॉडी द्वारा, बॉडी के भीतर, टायर के भीतर जो गैस है उसके द्वारा किया गया है। इसका रिजल्ट क्या होता है? ये रिजल्ट ये होता है कि ब्लास्ट होने के बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होता है। यानी यही कारण है कि जब टायर ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होने के बाद कूलिंग होता है, शीतलन होता है, शीतलन होता है। तो ये रहा आपका रुद्धोष्म प्रोसेस। इससे पहले हमने देखा समतापी प्रोसेस। समतापी प्रोसेस में हमने देखा कि वायल का नियम फॉलो होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में पाइसन का नियम फॉलो होता है। पाइसन का नियम है PV पावर गामा इक्वल टू नियतांक। PV पावर गामा इक्वल टू नियतांक। ये जो गामा है इस नियम को हम लोग पाइसन का नियम कहते हैं। ये जो गामा है इसका वैल्यू होता है 1+2/f। ये f क्या है? ये f है डिग्री ऑफ, गैसों के लिए, आदर्श गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका वैल्यू, f का जो वैल्यू होता है, f का वैल्यू 3, 5 और 6 होता है। 3 होता है मोनोएटॉमिक गैसों के लिए, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, जीनान, क्रिप्टॉन, रेडान आदि। यानी ऐसे गैस जिसमें एक ही एटम हो उनके लिए f का वैल्यू 3 होता है। अगर डाई एटॉमिक गैस है जैसे O2, N2, H2 आदि, तो उसके लिए f का वैल्यू 5 होता है। f का वैल्यू 5 होता है। और अगर पॉलीएटॉमिक गैस है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी जिसमें ऐसी गैस है जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक है, उनके लिए f का वैल्यू 6 होता है। तो रुद्धोष्म प्रोसेस में पाइसन का नियम लागू होता है। पाइसन का नियम है PV पावर गामा इक्वल टू नियतांक। आज के वीडियो में बस इतना ही।